हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशंस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सबकी तैयारी बढ़िया जोर शोर से चल रही होगी। जैसा आप सब जानते भी हो, आपके यूजीसी नेट के एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। 21 जून से आपका एग्ज़ाम है। जिसने तैयारी स्टार्ट कर रखी थी उसके लिए वेरी गुड। जिसकी कहीं कहीं से कोई भी कमी रह रही थी, तो बेटा ये टाइम नहीं है कमी रखने का। तैयारी अगेन स्टार्ट कर दो। मैं खुद आपके साथ आपकी तैयारी में कंट्रीब्यूट करूंगी। अगर जो टॉपिक मैंने करवा रखे हैं वो तो ऑफ कोर्स आप रेफर कर ही सकते हो। उसके अलावा अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक है कि मैडम ये बता दो, तो ऑफ कोर्स आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैं उसी अकॉर्डिंग आपको टॉपिक प्रोवाइड करूंगी। ये मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि जून से पहले मैं आपको सारा सिलेबस करवा पाऊँ। लास्ट मेरे को अराउंड कह सकते हैं 2 मंथ हुए हैं यूट्यूब पे। उसी का ही डेली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। काफ़ी कंटेंट है आपके पास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं। स्टैटिस्टिक्स की वीडियोस अपलोड की है। इवन बिजनेस इकोनॉमिक्स मैंने कंप्लीट करवाया है आपका। तो वो प्लेलिस्ट आप ज़रूर रेफर कर सकते हो। आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो आप स्क्रीन देख के समझ ही गए होंगे। वो है मार्जिनल कॉस्टिंग का। मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में आज हम सारा का सारा पढ़ने वाले हैं। ये मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, टाइप ऑफ कॉस्टिंग हमने देखा था वीडियो के अंदर। टाइप ऑफ कॉस्टिंग क्या था, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉस्टिंग की मेथड हम उसके अंदर देखते थे। आज देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग उसी में से। देखो, जो कंफ्यूजन टर्म आती है सबसे पहले उसे पकड़ो। एक होती है मार्जिनल कॉस्टिंग, एक होती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में काफी सारे आपको कंफ्यूजन आती है। मार्जिनल कॉस्टिंग से या तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा या बेसिक इसके मीनिंग से क्वेश्चन आता है। जहां मीनिंग से क्वेश्चन आया वहां आपको कंफ्यूजन आती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के साथ कि ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है या मार्जिनल कॉस्टिंग है। ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल भी आज हम करेंगे, पूरी इनकम स्टेटमेंट को समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मीनिंग देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का क्या है। देखो, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मुझे सिर्फ ये बताओ। मार्जिनल मतलब कितना मार्जिन है, मतलब मार्जिन इज लाइक यू कैन से कि एक्स्ट्रा कितना है। मार्जिनल हमने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा था ना, मार्जिनल कॉस्ट का कंसेप्ट पढ़ा था, मतलब एडिशनल कॉस्ट। तो वहीं पे ये है मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है कि एक और यूनिट जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो उससे हमें एडिशनल कॉस्ट क्या लगेगी। कॉस्ट दो टाइप की होती है मेन, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट तो देखो एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट के लिए आपकी फिक्स ही रहेगी। एक थ्रेशोल्ड लिमिट तक जब तक आप उसे क्रॉस नहीं करते वो आपकी फिक्स रहती है। तो मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंज आता है वो आता है वेरिएबल कॉस्ट के कारण। इसी वजह से हम वेरिएबल कॉस्ट को ही कई बार मार्जिनल कॉस्ट भी लेके चलते हैं। स्टार मार्क कर लो इस पॉइंट पे, एमसीक्यू आते हैं तुम्हारे पेपर में। एमसीक्यू में पॉइंट पॉइंट पे घुमा देता है, तो इस पॉइंट को मार्क करते चलना। उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कंसीडर किया जाता है। वेरिएबल कॉस्ट जो है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट की कॉस्ट कंसीडर किया जाता है। वहीं पे फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट कंसीडर किया जाता है। पीरियड कॉस्ट यू कैन से टाइम पीरियड। देखो, मेरे पास मैंने एक ना बिल्डिंग ली रेंट पे, मैंने एक बिल्डिंग ली रेंट पे। उस बिल्डिंग के अंदर जो मैंने मशीन रखी है वो मशीन मेरी 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। वो मशीन मेरी 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है। अब 100 यूनिट वो प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन अगर मैं 0 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ, मतलब मैं कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता, तो क्या मेरा रेंट नहीं जाएगा? अगर मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल रेंट है आपका 2000,
अगर मैं 0 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा रेंट तो फिर भी 2000 जाएगा, 10 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो भी रेंट 2000 जाएगा, 50 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा तो भी रेंट 2000 ही जाएगा। मतलब कि ये जो रेंट है आपका 2000, ये 1 महीने का रेंट है, पीरियड की कॉस्टिंग है। मतलब फिक्स्ड कॉस्टिंग को आप पीरियड कॉस्टिंग लेके चलते हो, वेरिएबल कॉस्टिंग को प्रोडक्ट की कॉस्ट लेके चलते हो। तो क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, फिक्स्ड एंड वेरिएबल के अंदर। यहां तक समझ में आया? इसका मतलब तो ये है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग जो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है वो मेरे वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। यस, आप कह सकते हो, लेकिन यहाँ ध्यान एक पॉइंट और रखना है कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होती है, वेरिएबल कॉस्ट मेरी डिपेंड करती है मैं कितनी यूनिट बना रहा हूँ। एक सूट बनाऊंगी 5 मीटर कपड़ा लगेगा, 2 सूट बनाऊंगी 10 मीटर, 3 सूट बनाऊंगी 15 मीटर, 4 सूट बनाऊंगी 20 मीटर। मतलब कि मैं नंबर ऑफ यूनिट कितनी भी एक्स्ट्रा कर लूं लेकिन उतना ही तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगी। तो मैं प्रॉफिट कैसे कमा सकती हूँ इसमें? तो प्रॉफिट आप कमा सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम यूनिट सोल्ड करके। आपकी कहने का मतलब ये है कि जो सेल कॉस्ट है ना, सेलिंग प्राइस है, जो आपका सेलिंग प्राइस है वो भी आपका फिक्स्ड रहता है। वेरिएबल कॉस्ट भी आपने बोल दिया प्रोडक्ट की कॉस्ट है। तो जब ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल करोगे तो पर यूनिट के साथ आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, जिसकी हेल्प से आप प्रॉफिट कमा सकते हो। समझ में आया? पॉइंट क्या क्या ध्यान रखने हैं? पॉइंट आपको सबसे पहला तो ध्यान रखना है कि प्राइसिंग डिसीजन स्पेशली मेरे कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए ये हमारी हेल्पफुल होता है। दूसरा जो आपको पॉइंट ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है प्रॉफिट प्लानिंग के लिए भी ये आपका यूज होता है। आपको प्रॉफिट प्लान करना है कि कितना आप लेने वाले हो कितना नहीं। उसके बाद आप इसमें ब्रेक इवन एनालिसिस देखते हो। देखो ये सारे पॉइंट बताने से पहले मैंने आपको एक बार कॉस्ट शीट बताती हूँ। कॉस्ट शीट भी कह सकते हो आप इसे, और आप इसे इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। क्या? इनकम स्टेटमेंट। स्टार मार्क करके इस इनकम स्टेटमेंट को ना ऐसे याद कर लेना कि कोई तुमसे सपने में भी पूछे तो भी तुम्हें ये पूरी की पूरी याद हो। 2 क्वेश्चन फिक्स है, हाँ फिक्स, बिल्कुल 2 क्वेश्चन फिक्स है, 2 मार्क्स नहीं 2 क्वेश्चन, 4 नंबर फिक्स है इसे। ओके, सबसे पहला आता है आपका सेल्स। सेल्स में से आप माइनस करते हो वेरिएबल कॉस्ट, आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस करते हो फिक्स कॉस्ट, आपका आ जाता है ईबीआईटी। ईबीआईटी में से माइनस करते हो सबसे पहले आप टैक्स, सॉरी इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर बेनिफिट मिलता है। एक सेकेंड प्लीज, पहले माइनस करोगे आप क्या, इंटरेस्ट, आपका आ गया ईबीटी। देन आप माइनस करोगे टैक्स, आपके पास आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। सिर्फ इतना सा याद करना है। अब इसके आते हैं हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और वो फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं चलो वो देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा? ये प्रॉफिट आप इस ईबीआईटी को ही हम प्रॉफिट बोलते हैं, यहाँ पे लिख लो ये भी। प्रॉफिट मीन्स ईबीआईटी, या तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो या फिर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला समझ में आया? मेरे को ये बताओ, समझने का तो इसमें कुछ था ही नहीं ना, बहुत इजी है। उसके बाद आता है आपका सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम होता है आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स।
परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो 100 से। ये होता है आपके प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला। यहां तक भी क्लियर? इवन इसे में याद रखना, अगर कंट्रीब्यूशन आपको 2 साल का दे रखा है या सेल्स का डाटा आपको 2 साल का दे रखा है, तो उसके अंदर आप चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल भी ले सकते हो। चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स भी ले सकते हो। अगर ये भी नहीं दे रखा तो आप सीधा चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल भी ले सकते हो। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। अगर आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दे रखा तो आप लोगे चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट जो है वो मेरा प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन के बराबर ही तो होता है। प्रॉफिट मेरा कंट्रीब्यूशन के बराबर ही तो होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो देखो फिक्स ही रहती है। ये जो मैं प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन के बराबर बता रही हूँ, ये मैं रिलेटिव टर्म्स के अंदर बता रही हूँ, ये ध्यान रखना। रिलेटिव टर्म्स में प्रॉफिट आपका कंट्रीब्यूशन के बराबर ही होता है। इवन आपका प्रॉफिट को आप ईबीआईटी भी लेते हो, है ना, ईबीआईटी भी लेते हो, बट इन रिलेटिव टर्म्स, ये ध्यान रखना। आगे चले, दो फॉर्मूला क्लियर है, कंट्रीब्यूशन का एंड पीवी रेशियो का। उसके बाद आओ सेल्स पे। सेल्स का फॉर्मूला नहीं बता रही, लेकिन सेल्स से दो चीजें समझाने वाली हूँ। देखो सेल्स आपकी दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी ब्रेक इवन सेल, एक होती है आपकी प्रॉफिट वाली सेल। ब्रेक इवन सेल्स का मतलब क्या है कि वो सेल जिसपे मुझे ना कोई प्रॉफिट है ना ही कोई नुकसान है, मतलब ओनली एंड ओनली मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कंप्लीट हो रही है। और इवन यू कैन से दैट ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर आपका ईबीआईटी जो है वो 0 होता है। ईबीआईटी क्या होता है, 0 होता है। अगर आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होगा आपका फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। वहीं पे आपको प्रॉफिट निकालना है तो यहाँ आपका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। क्या, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। इन दोनों से ही आपका पर यूनिट आएगा। अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हो, ब्रेक इवन सेल्स निकालते हो, तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेते हो, और इससे जो आपका आंसर आएगा ब्रेक इवन का वो भी पर यूनिट आएगा। सेम एज कि आपको प्रॉफिट निकालना है कि पर यूनिट पे कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हो, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन आप पर यूनिट लोगे। लेकिन आपसे पूछ लिया मैडम रुपीस की टर्म के अंदर, देखो मैंने ये सेल्स को दो पार्ट में क्यों डिवाइड करवाया है। ब्रेक इवन सेल है तो ब्रेक इवन क्या, ब्रेक इवन वो पॉइंट जहां फिक्स कॉस्ट पूरी होती है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन आ गया। दूसरी सेल प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन आ गया। याद हो जाएगा साथ साथ, याद हो रहा है साथ साथ। वहीं पे अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपको रुपीस में निकालना है, ब्रेक इवन सेल्स या ब्रेक इवन पॉइंट आपको रुपीस में निकालना है, तो उसके लिए आप ले सकते हो, अगर आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट को मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से, मतलब कि ये सॉल्व करके आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। उस ब्रेक इवन पॉइंट को मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से। और अगर ब्रेक इवन पॉइंट नहीं दे रखा तो आप कर सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, सॉरी फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, नॉट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन तो पर यूनिट देगा। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। दूसरी क्या थी, प्रॉफिट वाली। क्या इसमें भी हम यूं ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखो हमने किया था प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ मैंने रुपीस में निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो किया। तो जी हाँ, प्रॉफिट के अंदर भी, प्रॉफिट अगर आपको रुपीस में निकालना है तो आप करोगे प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। समझ में आया यहाँ तक?
जो आपकी ये प्रॉफिट वाली सेल है इसी को आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हो। स्टार मार्क कर लो, आपको प्रॉफिट वाली सेल नहीं पूछा जाएगा कौन सी होती है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। जो आपके एग्जाम के अंदर टर्म यूज होगी वो यूज होगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। साथ ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आप एक तरीका और भी निकाल सकते हो। अगर आपके पास टोटल सेल्स दे रखी हैं उसमें से आप ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दो, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली सेल्स आ जाएंगी, मतलब आपकी प्रॉफिट वाली सेल्स आ जाएंगी। समझ में आया ये भी? एक बार इसकी थोड़ी सी आई थिंक कंफ्यूजन हो गई है, मैं एक बार बता देती हूँ दोबारा से। ब्रेक इवन पॉइंट का हमने कौन कौन सा फॉर्मूला किया? ब्रेक इवन पॉइंट का सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये किया हमने। दूसरा फॉर्मूला किया ब्रेक इवन पॉइंट मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से। तीसरा फॉर्मूला किया जहां पे आपको क्वांटिटी के अंदर आंसर मिलेगा, क्वांटिटी के अंदर आपका फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हमने किया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का हमने क्या क्या किया? टोटल सेल्स में से माइनस कर दो ब्रेक इवन सेल्स, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रॉफिट वाली सेल्स आ जाएंगी। दूसरा आप कह सकते हो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो रुपीस के अंदर अगर आपको निकालना है, लेकिन पॉइंट में निकालना है मतलब पर यूनिट निकालना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा आपका। क्लियर? देखो जो ये एक ही चीज को निकालने के आपके पास अलग अलग फॉर्मूलाज है ना, इनको एक ही जगह पे लिख लो। ये भी आपका क्वांटिटी के लिए यूज होता है। याद करने का बढ़िया तरीका बताऊं? ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, वहीं पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या होगा? प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। याद हो गया? दोनों में पीवी रेशियो आएगा। ब्रेक इवन निकालना है तो फिक्स कॉस्ट ले लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो प्रॉफिट ले लो। हो गया याद? दूसरा आ जाओ, रुपीज सॉरी क्वांटिटी में निकालना है तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ब्रेक इवन निकल गया। वहीं पे क्वांटिटी के अंदर मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाली सेल्स निकालने हैं तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल गया। एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला दे रखा है आपको ब्रेक इवन पॉइंट का, सॉरी ब्रेक इवन सेल्स का। वैसे ब्रेक इवन पॉइंट कह सकते हैं अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात हो रही हो, ब्रेक इवन सेल्स आप कह सकते हो इन दोनों केसेस में। सो ऑलराइट, ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है तो उसको मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से, आपके पास प्राइस आ जाएगा कि कितने रुपए की आपको सेल्स करनी है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए टोटल सेल्स में से आप ब्रेक इवन सेल्स को यहाँ पे माइनस करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करने का है आपके पास पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो का पहला फॉर्मूला सबसे मेन सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अगर कंट्रीब्यूशन 2 साल का दे रखा है तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं रखा तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स भी आ सकता है। यहाँ तक क्लियर? चीजें समझ में आ रही हैं? देखो मैं ये एक ही चीज बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत पड़ती है। अनदर पॉइंट की इनकम स्टेटमेंट आपको ये पूरी की पूरी याद होनी चाहिए, इसी से आपके लिवरेज के क्वेश्चंस भी बनते हैं। लिवरेज के मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाए भी हैं, प्लेलिस्ट रेफर कर लेना एक बार प्लीज। गॉट इट? उसके बाद एक कंसेप्ट और आता है हमारा डिजायर प्रॉफिट का। डिजायर प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट में क्या होता है? आपको ये बताना है कि एक्स नंबर ऑफ प्रॉफिट या एक्स रुपीज आपको कमाने के लिए कितने यूनिट की आपको सेल्स करनी पड़ेगी। आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो एक्स रुपीज का, तो कितनी आपको सेल करनी पड़ेगी, ये होता है डिजायर प्रॉफिट। तो सेल विद डिजायर प्रॉफिट स्टार लगा के लिख लो। फॉर्मूला क्या है, किसका है? सेल विद डिजायर प्रॉफिट। सेल विद डिजायर प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, आपको जितना भी चाहिए डिवाइड कर दो पीवी रेशियो से, ये आ जाएगा आपका आंसर रुपीस के अंदर।
वहीं पे अगर आपको चाहिए कितने पॉइंट की, कितनी नंबर ऑफ यूनिट मुझे सेल करनी है, यू वांट की कितनी नंबर ऑफ यूनिट सेल करनी है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ आपके पास आ जाएंगे क्वांटिटी कि कितनी क्वांटिटी आपको सेल करने की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया? इजी है ये भी। किसी भी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने से पहले उसके लिमिटेशंस भी ऑफ कोर्स पढ़ना जरूरी है। तो आपके मार्जिनल कॉस्टिंग की लिमिटेशन क्या है? सबसे पहले लिमिटेशन तो यही, ये फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करके चलता है, इग्नोर फिक्स्ड कॉस्ट इन यूनिट कॉस्टिंग। सेकंड है आपकी लॉन्ग टर्म डिसीजन के लिए सुटेबल नहीं है, ये जस्ट आपकी शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए सुटेबल होती है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन को ये अच्छे से नहीं समझता, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को तो ये एक्सक्लूड ही कर देता है, इग्नोर कर देता है ना। चलिए आगे करते हैं थोड़े से इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम। उससे पहले दोबारा पूछ रही हूँ, किसी का फॉर्मूला में कोई डाउट हो तो एक बार दोबारा से सभी फॉर्मूलाज को देख लो, याद कर लो, इनकम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस आज। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी क्लास का, इफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 40, फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे रखी है 80,000, हाउ मैनी यूनिट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट 40,000। एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। पर अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखते हो तो ये क्वेश्चन आपका बना है डिजायर प्रॉफिट का, कि आपको डिजायर प्रॉफिट चाहिए 40,000 का, आपकी फिक्स कॉस्ट दे रखी है 80,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे रखा है 40,000। डिजायर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था कि आपको डिजायर प्रॉफिट चाहिए कितना, उसमें प्लस कर दो आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट को, डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को, कि 40 प्लस 80 इज इक्वल टू 1,20,000, कंट्रीब्यूशन है आपका 40,000, 4 3 12 एंड 300, तो 300 यूनिट आपको सेल करनी है 40,000 रुपीज के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3,000 यूनिट। क्लियर हुआ? Move on to the next question. Which of the following is not a valid assumptions of marginal costing? Assumptions क्या है marginal costing की, हम इस क्वेश्चन के साथ ही समझेंगे। पहले एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने एजम्पशंस पर मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट पढ़ा है, तो हो जाना चाहिए। ध्यान दे लेना नोट पे, कौन सी एक एजम्पशन नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट ओवर द रेलेवेंट रेंज, देखो नाम ही है, चाहे हम किसी भी कॉस्टिंग की बात करो, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी, चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग में हो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हो, एक रेलेवेंट रेंज तक फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगी। सेकेंड पॉइंट, ऑल कॉस्ट आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर मैंने आपको बताया भी, मेनली दो टाइप के कॉस्ट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज विद आउटपुट, क्या पर यूनिट के साथ आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है? क्या पर यूनिट के साथ आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है? क्या ये एजम्पशंस है मार्जिनल कॉस्टिंग की? ऑफ कोर्स नॉट। वेरिएबल कॉस्ट आपकी पर यूनिट के साथ इंक्रीज नहीं होती, और अगर ऐसा हो रहा होता तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर मैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे ज्यादा यूनिट सेल करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं वेरिएबल कॉस्ट को ही इंक्रीज करता जाता और मेरे को तो प्रॉफिट होता जाता। सो द थर्ड ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। फोर्थ भी देख लेते हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हाँ, सेलिंग प्राइस आपका कांस्टेंट होता है, बिल्कुल सेलिंग प्राइस कांस्टेंट होता है, इसीलिए आपको ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करनी पड़ती है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कांस्टेंट होने की वजह से अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट को अर्न करना है तो वो मैं फिक्स्ड कॉस्ट की हेल्प से कर सकता हूँ, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी और वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी।
वेरिएबल कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी पर यूनिट के साथ चेंज होती जाएगी, तो जितना ज्यादा कम होती जाएगी इवन, तो जितना ज्यादा सेल करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलता जाएगा। चलिए एजम्पशंस एक बार रीड कर लेते हैं। कॉस्ट क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, हमने देखा बिल्कुल। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट ये था, और वहां दे रखा था आपको कि इंक्रीज होगी, जो कि गलत था। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ वॉल्यूम, यस। इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट द वेरिएबल कॉस्ट ओनली, ऑफ कोर्स यस। ओनली सेल्स वॉल्यूम अफेक्ट प्रॉफिट, सेल्स वॉल्यूम ही प्रॉफिट को अफेक्ट करती है, स्टार मार्क कर लो, इसको ध्यान रखना है। लीनियर रिलेशनशिप होता है आपका कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट के अंदर, बिल्कुल। एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी आपकी कांस्टेंट रहती है। नो इकोनॉमिक ऑफ स्केल आप यहाँ पे एज्यूम करते हो, कोई इकोनॉमिक ऑफ स्केल नहीं होता, चाहे आप कितनी भी यूनिट सेल कर लो। इस वजह से आपका कोई भी सेलिंग प्राइस इफेक्ट नहीं करता कि आप कितनी यूनिट सेल कर रहे हो। गॉट इट। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्जिनल कॉस्टिंग, इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू किया जाता है? बहुत इजी, अभी हमने किया, वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे हम इन्वेंट्री को वैल्यू करते हैं। ऑफ कोर्स a company has zero opening and closing inventory, okay, if absorption cost show less profit than marginal costing, which of the following is true? स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे भी, स्टार मार्क कर लो इस क्वेश्चन पे भी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कंसेप्ट इवन मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में। जो ये क्वेश्चन कर देगा उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट, गूगल पे करूंगी मैं चॉकलेट के पैसे, क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। देखो एक मेन डिफरेंस बता देती हूँ आपको मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एक होती है हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट, एक होती है हमारी पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट मतलब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट टाइम पीरियड की, प्रोडक्ट कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जब मैं बात करती हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर दोनों ही मेरी फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो है वो मेरी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। मतलब कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर मैं टोटल कॉस्ट को कंसीडर करता हूँ, इंक्लूडिंग जो आपके ओवरहेड है वो प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग ओवरहेड भी आपके आ सकते हैं। ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिटेबिलिटी गेट अफेक्टेड, इस फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से भी यहाँ पे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है। तो आप यहाँ आपको क्या दे रखा है कि आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री जीरो है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग शो लेस प्रॉफिट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लेस प्रॉफिट को शो करती है एज कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्टिंग। तो उससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपकी दोनों कॉस्ट आ गई, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। मार्जिनल के अंदर ओनली आप वेरिएबल को लेके चलते हो, है ना। तो अगर दोनों कॉस्ट आ गई तो आप ये कह सकते हो क्या प्रोडक्शन ज्यादा होगा सेल से? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन तो आपको ये बोल रहा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट जो है वो लेस प्रॉफिट आपके मार्जिनल कॉस्टिंग से। तो इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये सिचुएशन आपको बता रही है व्हेन कंपनी सेल मोर इट प्रोडक्ट, तो आपकी यहाँ पे सेल्स ज्यादा होनी चाहिए ना कि आपकी प्रोडक्शन ज्यादा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों कॉन्ट्राडिक्ट थे, तो एक क्वेश्चन तो आपको सही होना ही है। जहां आपको ये बोल दिया एब्जॉर्प्शन कॉस्ट शो लेस प्रॉफिट देन मार्जिनल, इसका मतलब ये है कि एब्जॉर्प्शन लेस प्रॉफिट है मार्जिनल से, तो मेरे को सेल को इंक्रीज करना पड़ेगा ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आने के लिए। समझ में आया है ये क्वेश्चन? एक बार दोबारा इसको देख लो, समझ लो, कहीं डाउट हो तो पूछ लो।
एक लाइन लिख लो, असर्शन रीजन के अंदर भी आ सकती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट शोज मोर फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब क्या है कि मेरे प्रॉफिट जो है वो कम होंगे। वहीं पे मार्जिनल कॉस्ट चार्ज कर रही है फिक्स्ड कॉस्ट ओनली वंस, है ना, ओनली वंस। तो इसका मतलब मेरी प्रॉफिट क्या होंगे, मेरे प्रॉफिट हाई होंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपन ब्रेक इवन पॉइंट इफ फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। इसमें इनकम स्टेटमेंट बना लो, देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आ गया, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट आपका आ गया EBIT। सेल्स आपकी पहले 100 रुपए की थी, फिर आपकी 200 रुपए की होगी। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 50 रुपए की थी, तो यहाँ पे आपकी 100 रुपए की होगी। कंट्रीब्यूशन यहाँ आपका 50 रुपए आ गया, यहाँ आपका 100 रुपए आ गया। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट द सेम। फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे आपकी मान लिया मैंने 30 रुपए थी, तो यहाँ आपकी 30 का डबल 60 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ हो गई 60 की जगह 70। तो EBIT आपका यहाँ आया 30, यहाँ आया 20। 20 का डबल आना कितना चाहिए था 40, लेकिन आया 30। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट या मैं कह सकती हूँ EBIT जो है वो क्या होगा। अब तो बता ही सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट के साथ। अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रखा है, EBIT का नहीं, बट ऑफ कोर्स ब्रेक इवन पॉइंट भी बता ही सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, कम हो गया या ज्यादा हो गया। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने समझाया है क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होगा ब्रेक इवन पॉइंट? एक एक बच्चे का आंसर चाहिए, अब तो नहीं होना चाहिए ऐसे, अब तो सबका आंसर आना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट आपका यहाँ इंक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज कब होता है, जब फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती जाती है। जितनी ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट उतना ज्यादा हाई ब्रेक इवन पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? मुश्किल तो नहीं था ये बिल्कुल भी, इजी ही था। तो ब्रेक इवन पॉइंट आपका इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होगी। सो कंक्लूजन इज हाई फिक्स्ड कॉस्ट higher the break even point, low fixed cost lower the break even point. There is a positive relation between the fixed cost and the break even point. Move on to the next question. If firm earn zero profit, zero profit वो कब earn करती है, ब्रेक इवन पॉइंट पे। तो इसमें से ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, या किसके इक्वल आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अगेन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT। आपको दे रखा है EBIT 0, मतलब प्रॉफिट आपका कुछ भी नहीं है। सेल था आपका 100 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट थी आपकी 50 रुपए, कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 50 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गया 50, तो ये हो जाएगा, इसको 50 नहीं तो सारा इक्वल हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट को ले लो आप 40 रुपए, कंट्रीब्यूशन आ गया 60 रुपए, फिक्स्ड कॉस्ट भी थी आपकी 60 रुपए की। तो जहां आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा या जीरो प्रॉफिट होगा, वहां कंट्रीब्यूशन बराबर होगा फिक्स्ड कॉस्ट के। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? इसीलिए कह रही थी इनकम स्टेटमेंट को बेटा घोल के पी लो, ये छोड़ने वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट, if the selling price per unit is 50, variable cost per unit 30, fixed cost आपकी 40,000, break even sales क्या होगी, रुपीस के अंदर पूछी गई है। रुपीस के अंदर पूछी गई है तो आपको चाहिए पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल दे रखी है आपकी 50 रुपीज, माइनस कर दो वेरिएबल कॉस्ट को, आ गया कंट्रीब्यूशन आ गया आपका 20, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 20, सेल्स है 50, जीरो से जीरो गई। ये आएगा आपका परसेंटेज में निकाल सकते हो पीवी रेट पर, एक सेकेंड,
रुको, हमें तो यहाँ पे ब्रेक इवन सेल्स निकालने है, तो इसको यू के यू आप 2/5 ही रखो, इसको काटने की कोई जरूरत नहीं है ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। इसको यूं ही 2/5 रखो। पीवी रेशियो आ गया आपकी 2/5। ओके, आपको निकालना क्या है, ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में दे रखी है, तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 40,000। पीवी रेशियो क्या है, 2/5। नीचे 5 है तो ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 से ये कटा 20,000 पे, 20,000 इंटू 5, 1 लाख इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इजी थी चीजें, इजी थी या डिफिकल्ट की, बस ये तो बता दो। आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। ए वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, ये क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए। अगेन कह रही हूँ, एग्जाम डेट आ चुकी है, वेट मत करो, पढ़ाई शुरू कर दो। मैं भी पढ़ाई शुरू करूंगी, मुझे भी इस बार जेआरएफ देना है। सो आप भी कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई को, बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।